तो आज हम सुनेंगे तेरे इश्क पर जान कुर्बान का चैप्टर नंबर 14। खनक तो स्टैचू की तरह खड़ी उसकी बातों को सोच रही थी। क्या उसका पति उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है? नैना मुस्कुराते हुए अम्मा से बोली, अश्वथ जी कितने अच्छे हैं, हमारी खनक का कितना ख्याल रखते हैं। अम्मा खनक को समझाते हुए बोली, साहब बहुत अच्छे हैं, कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिससे वो तुम पर नाराज हो जाए। उन्हें और उनके परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। खनक मुस्कुराते हुए बोली, जी अम्मा। अब आप इमोशनल होकर आंसू मत बहाने लग जाना। और आपको पता है, मेरी एजी ओजी को ठीक तो सिर्फ सिर्फ जी ने किया है। खनक की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। मल्होत्रा मेंशन विक्रम भागते हुए मेंशन के अंदर आया। सोफे पर बैठकर अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज़ पड़ी, ले आए मेरी बेटी को। बोलते हुए सिराज सीढ़ियों से उतरकर उन उसके पास आकर खड़े हो गए। विक्रम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, नहीं। एक बार फिर से अपने दुश्मनों ने उसे बचा लिया। विक्रम की बात सुनकर सिराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, एएसएस, दिमाग खराब करके रख दिया है इस एएसएस की पिल्ले ने। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। खनक तो हमारे पास आना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बोलते हुए उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। इस वक्त सभी लोग दोपहर की लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अश्वत्थ ने पहले ही सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। सब लोग वही खा रहे थे। अश्वत्थ ने खाते हुए खनक का हाथ पकड़ लिया और खाना खाने लगा। खनक अश्वत्थ को देखते हुए धीरे से बोली, एजी ओजी मेरा हाथ छोड़ो। अश्वत्थ खाते हुए बिना एक्सप्रेशन के साथ बोला, डॉल चुप रहोगी तो फायदे में रहोगी। कनक अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए। अश्वत्थ ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने खाने खाने पर फोकस करने लगा, जिसे देखकर खनक परेशान हो गई। वहीं खनक उसे गुस्से से देखने लगी और उसे खाता ना देखकर अश्वत्थ ने उससे पूछा, डॉल क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही? उसके ऐसे पूछने पर खनक को उस पर बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। नैना सब कुछ समझ गई और मुस्कुराने लगी। वहीं अम्बा ने समझी ना समझी से कनक से बोली, खनक बेटा खाना खाओ। खनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने एक नज़र अपने पतिदेव को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के खा रहे थे। वो मुंह बनाकर बोली, अम्मा मुझे भूख नहीं है। अम्मा ने आगे उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अश्वत्थ भी उठकर खड़ा हो गया और खनक से बोला, डॉल रूम में चलो। खनक कुछ बोलते उससे पहले ही अम्मा उससे बोली, खनक जाओ। खनक का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जब उसकी अम्मा ने कह दिया था तो वह उनकी बात को टाल नहीं सकती थी। इसीलिए उसने बुझे मन से आश्वस्त के साथ ही जाना सही समझा और कुछ सोचकर एक्साइटेड होते हुए बोली, एजी ओजी आपको पता है अम्मा, नैना और मैंने कितनी सारी खातिरदारी की है। मैंने अम्मा के लिए बहुत सारे कपड़े, नैना के लिए बहुत सारे कपड़े, अपने लिए बहुत सारे कपड़े और इसके साथ माँ जी, पापा जी, अंशुमन भैया के लिए तोहफा खरीदा है। उन्हें पसंद तो आएगा ना? अश्वत्थ खनक को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, डॉल मेरे लिए क्या खरीदा? खनक मुस्कुराते हुए बोली, बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। आपको पता है मेरा दिमाग कितना तेज है। मैं सोच रही थी कि मुझे आपके लिए क्या खरीदना है, तभी मुझे शिव जी ने आइडिया दिया और मैंने आपके लिए खुद को छुड़ाते हुए, छोड़िए ना। अश्वत्थ उसे अपने और करीब करते हुए बोला, नो डॉल तुम मुझे बता दो। खनक अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, गुड़िया? लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने आपके लिए गुड़िया खरीदी है? सच सच बताइए। आपने बेईमानी की। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट? तुमने मेरी डॉल खरीदी? आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें कोई बच्चा दिखाई देता हूँ जो डॉल मैं से खेलूंगा? खनक होठों का पाउट बनाते हुए बोली, आपको तो गुड़िया बहुत पसंद है, इसीलिए तो आप मुझे डॉल बुलाते हो। इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा जब मैं आपसे दूर रहूंगी तो आप मेरी जगह गुड़िया को अपनी गली से लगाकर सो जाना। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आपके बारे में इतना सोचा और आप मुझे ही पागल बोल रहे हैं। और स्वस्थ ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खनक को क्या कहे। वो खनक की दोनों बाजू को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, डॉल
SASS की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, इसीलिए अपना फालतू का दिमाग चलाना बंद करो। और जब तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए हो तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त अपना गिफ्ट चाहिए, वो भी तुम बना कर दो सबके लिए। लेकिन अपने पति के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। खनक रुआसा चेहरा बनाते हुए बोली, लाई तो हूँ। अश्वत्थ गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए, जस्ट सट अप। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। और अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा, समझी? इतना बोलकर अश्वत्थ गुस्से से उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। और बेचारी खनक बेड पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। खनक रोते हुए खुद से बोली, जब से मेरी एजी ओजी से शादी हो गई है तब से शिवजी मुझसे नाराज हो गए हैं। हर बार मुझे मुसीबत में फंसाकर गायब हो जाते हैं। पहले तो कैसे भी मेरी मदद करते थे, लेकिन अब पक्का मुझसे बदला ले रहे हैं। अब इनके लिए तोहफा कहाँ से लाऊं? फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो ये बाहर गए हैं, तब तक मैं अपने लिए कपड़े पहन कर देख लेती हूँ कैसे हैं। अगर थोड़े से भी ढीले ढाले हुए तो मैं अभी अम्मा से ठीक करवा लूँगी। सोचकर खनक अलमारी में से अपने शॉपिंग बैग को निकालकर उसमें से अपनी ड्रेस निकालकर पहनने लगी। उसने बहुत सारी साड़ियाँ सूट लिए थे जो उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जो बारी बारी से सबको पहनकर ट्राई कर रही थी कि तभी उसकी नज़र आखिरी में रखी रेड कलर की शॉर्ट नेट नाइटी पर गई, जिसके ऊपर रेड कलर का स्मग था। उसको देखकर खनक का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जल्दी से सभी कपड़ों को शॉपिंग बैग में वापस से रखकर जैसे ही अलमारी में रखना चली कि तभी आश्वस्त कमरे में आ गया। खनक के हाथ में शॉपिंग बैग छूटकर जमीन पर गिर गया और उसमें से रखी रेड कलर की नाइटी और बाकी सब कपड़े जमीन पर फैल गए। यह देख खनक अपनी किस्मत पर और भी ज़्यादा रोने लगी। अश्वत्थ की नज़र जैसे ही रेड नाइटी पर गई उसका गला सूखने लगा। खनक ने जैसे ही यह देखा वह तुरंत अश्वत्थ के पास गई और उछलकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, एजी ओजी, मुझे शर्म आ रही है। अश्वत्थ गुस्से में अपनी आंखों से उसका हाथ हटाते हुए बोला, डॉल, ये तुम क्या कर रही हो? खनक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से अपने कपड़ों को शॉपिंग बैग में डालने लगी। तभी अश्वत्थ ने झुककर उस नाइटी को उठा लिया और खनक से बोला, डॉल, तुम ये कपड़े लेकर आई हो? खनक उसका सवाल सुनकर अपने मन में बोली, मैंने नैना को समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। अब तो पक्का मुझे डांट पड़ने वाली है। और अब तो शिवजी भी मेरी मदद नहीं करते। तभी उसके कानों में वापस से अश्वत्थ की आवाज़ पड़ी, डॉल, तुमने इसने ट्राई नहीं किया? अपने पति की बात सुनकर खनक हैरान रह गई। तभी अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके हाथ में नाइटी को देते हुए बोला, डॉल, जाओ, जाकर चेंज करके आओ। खनक को इस वक्त इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह अभी गड्ढा खोद कर उसमें खुद को छुपा ले। वो शर्म से दोहरी होते हुए बोली, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। ये तो मैंने नैना। अश्वत्थ उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डॉल, तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ, जाकर चेंज करके आओ। बेशर्मी से उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में। बोलकर उसने उसके कान की लौ को हल्के से चूम लिया। कनक का चेहरा और भी ज़्यादा शर्म से जलने लगा। वो हमेशा ही अपने ही जाल में फंस जाती थी। अब उसके पास कोई रास्ता तो था नहीं। वो ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई और अश्वत्थ बाहर उसका वेट करने लगा। मल्होत्रा मैंशन। सिराज और विक्रम आमने सामने बैठे हुए थे और एक सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था। सिराज मुस्कुराते हुए लड़के से बोला, अब तुम हमारी बेटी को यहाँ लेकर आओगे? लड़के ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रम नाराजगी से सिराज से बोला, लेकिन यह कैसे कनक को लेकर आएगा? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, नकुल यादव के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
अब बस देखते जाओ। बोलते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। नकुल यादव का नाम सुनकर कुछ याद आया। अगर नहीं तो आगे याद आ जाएगा। अश्वत्थ कमर कमरे में खनक का वेट कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और खनक बाहर आई तो इस वक्त किसी गुलाब के ताज़े फूलों की तरह लग रही थी। वह इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती इस ड्रेस में निखर कर बाहर आ रही थी। खनक के पैरों में पहनी पायल शोर कर रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसने अपने हाथों में अपनी ड्रेस को भर रखा था। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि अगर कोई उसे देख ले तो खुद को कंट्रोल न कर पाए। खनक ने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े पति को देखा तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगी, क्योंकि अश्वत्थ उसे ऊपर से नीचे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। अश्वत्थ खनक के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। खनक ने दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर आ गए। अश्वत्थ अपना एक हाथ उसके बालों से लाते हुए अपनी अंगुलियां उसके गालों पर चलाने लगा। खनक उसके छुअन से अंदर ही अंदर सिहर उठ रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। अश्वत्थ ने खनक को पलटा, जिससे उसकी पीठ अश्वत्थ के सीने से लग गई। अश्वत्थ ने खनक के बालों को आगे कर दिया और उसके स्ट्रक को कंधे से सरका कर उसके खुले पीठ पर किस करने लगा। जिंदगी की साख से लो कुछ हसीन पल में चल, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। अश्वत्थ ने खनक को अपनी तरफ पलट कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर पैशनेट किस करने लगा। उसके हाथ उसके पूरे जिस्म पर चल रहे थे। वो उसके हर एक अंग को अच्छी तरह से फील कर रहा था। वहीं खनक ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। वो उसके प्यार में बहक रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। करीब 20 मिनट अश्वत्थ ने उसके होठों को छोड़ा और उसके गले पर किस करने लगा। अश्वत्थ ने किस करते हुए उसके शर्ट को निकाल कर स्टार्ट कर दिया। यह देखकर खनक की आंखें बड़ी हो गई। वो जो भी जितने पल जीऊँ उनको तेरे संग जीऊँ, जो भी कल ना हो मेरा उनसे तेरे संग जीऊँ। खनक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अश्वत्थ को जैसे ही यह महसूस हुआ वह उससे अलग होकर उसे देखने लगा। उसे ऐसे देखता देखकर खनक धीरे से बोली, आपने तो सिर्फ पहन कर दिखाने को कहा था। अब आप बोलते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। अश्वत्थ उसकी आंखों में देखते हुए बेशर्मी से बोला, कोई शेर के सामने उसका शिकार डाल दे और उससे उम्मीद करे कि वह उसका शिकार ना करे। डॉल सॉरी, गलती तुम्हारी है, लेकिन मुझे रोकने की गलती हरगिज मत करना। इतना बोलकर अश्वत्थ ने खनक को अपनी गोद में उठा लिया और खनक ने डर से जल्दी से उसके कंधों को पकड़ लिया। अश्वत्थ डेविल तरीके से मुस्कुराया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। जो भी सांसें मैं भरूं उनको तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। अश्वत्थ ने धीरे से खनक को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। खनक ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको कर लूँ मैं हासिल, लगी है यही धुन। अश्वत्थ ने उसके होठों को छोड़ा और उसके स्ट्रक को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। अब खनक की आधे से ज़्यादा बॉडी रिवील हो रही थी। खनक ने शर्म से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से दे मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, तो लम्हे ये फिर ना आना। अश्वत्थ उसके बदन को देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो खनक की गर्दन और कोलवों पर किस करने लगा। खनक ने बेडशीट को अपने दोनों मुट्ठियों में भर लिया। इनको तू ना दे जाने, मुझ में खुद को दे लुट जाने। वो नीचे आया और उसके उभारों पर किस करने लगा। खनक की सिसकियां आहें भरने लगी, जिसे सुनकर अश्वत्थ के सर पर जुनून सवार हो गया। वो अब उसकी बॉडी पर किस के साथ वाइट करने लगा था। जो तुझे तुझसे जोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मैंने जिस्म जान पर आ तेरी खुशबू ओढ़ लूँ। अश्वत्थ ने अब अपनी ये शर्ट को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया और खनक के भी कपड़े उसकी बॉडी से अलग करने लगा। जो भी सांसें मैं भरूँ उनको तेरे संग भरूँ, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूँ। जो भी सांसें मैं भरूँ उन्हें तेरे संग भरूँ, कागज जो जाए उसे दर्द तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, देखो मेरी सुनो,
मैं कर लूँ तुझको हासिल, यही है धुन। अकेले में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तू बिन मैं जाऊँ कहाँ। तो मैं है पाने के लिए यादों के वो नज़ारे, एक जिन पे हक हो बस मेरा। मेरी यादों में रहूं, तेरी ख्वाबों में जाऊं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, कागज हो जाए उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, देखो मेरी सुनो, कर लूं हासिल कुछ भी कर। देर बाद दोनों ने, जिसमें एक दूसरे से पतले ब्लैंकेट के अलावा कुछ भी नहीं था, दोनों ही एक ही ब्लैंकेट में थे और उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ घंटे बाद आश्वस्त उठा और खनक को खुद से दूर करके अपनी पेंट पहनकर वॉशरूम में चला गया। वहीं खनक गहरी नींद में सो रही थी। अश्वत्थ रेडी होकर बाहर आया, जहां अम्मा और नैना खाने की तैयार कर रही थी। अश्वत्थ को अकेला देखकर अम्मा ने उससे पूछा, बेटा खनक कहाँ है? अश्वत्थ सोफे पर बैठकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वो सो रही है। अश्वत्थ की बात सुनकर नैना समझ गई कि वह क्यों सो रही है, लेकिन अम्मा ना समझी से बोली, इस वक्त सो रही है, लेकिन ये तो सोने का कोई समय नहीं है, मैं जाकर उसे उठा देती हूँ। नैना जल्दी से अम्मा को रोकते हुए बोली, अम्मा तुम भी ना, अब अगर सो रही है तो सोने दो ना। वैसे भी अगर उसे इतना परेशान करोगी ना तो वह दोबारा आएगी भी नहीं। अब उसकी शादी हो गई। अश्वत्थ को देखते हुए, कोई बात नहीं जीजा जी, आपको कुछ चाहिए? अश्वत्थ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ ब्लैक कॉफ़ी विद आउट शुगर। नैना ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और किचन में चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। खनक अश्वत्थ अम्मा के घर से विदाई लेकर अपने मेंशन आ गए, लेकिन जाते जाते अश्वत्थ ने उनकी जो भी परेशानियां थी सारी कम कर दी। शेखावत मेंशन अश्वत्थ खनक को मेंशन में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। खनक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई। रास्ते में हॉल में ही उन्हें अनंथा भी मिल गई। खनक ने नीचे झुककर उनके पैर छुए। अनंथा जी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, सदा सुख रहो मेरी बच्ची, अब जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ सुना दो। उनकी बातें सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शर्माते हुए बोली, क्या माँ, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। अनंता जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पता है कि तू प्यारी सी बच्ची है, लेकिन अब ये बच्ची एक पत्नी और शेखावत मंजिल की बहू बन गई है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम और अश्वत्थ जल्दी करो, लेकिन इस बारे में एक बार सोचना जरूर। खनक मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। फिर बात को बदलकर बोली, अम्मा ने आपके लिए, पापा जी के लिए और अंशुन भैया के लिए तोहफे भेजे हैं। इतना कहकर खनक ने अपने हाथों में पकड़े 3 शॉपिंग बैग अनंता जी को दे दिए। अनंता जी ने उसके हाथों से बैग लिए और बोली, अपनी अम्मा को हम तीनों की तरफ से शुक्रिया कहना। तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम इन्हें रख कर आते हैं। इतना बोलकर अनंता जी वहां से चली गई। खनक उनके जाने के बाद उनकी बातों को सोचकर शर्माने लगी। तभी डोरबेल बजी। एक नौकरानी ने जाकर दरवाज़ा खोला। वो हैरान रह गई, सामने कोई भी नहीं था। नौकरानी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, आजकल के बच्चे भी डोर बेल बजाकर भाग जाते हैं, एक बार पकड़ में आ जाए इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसकी नज़र जमीन पर पड़े नीले कलर के लिफाफे पर गई। नौकरानी ने डरते हुए लिफाफा उठाया और मेन गेट बंद करके खनक के पास आकर बोली, खनक पता नहीं ये कोई दरवाजे के बाहर लिफाफा छोड़ गया। इतना कहकर नौकरानी ने खनक को लिफाफा दे दिया और वहां से चली गई। खनक को समझ नहीं आया। उसने पहले लिफाफे को अच्छे से देखा और उसके बाद उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर उसके बचपन की कुछ तस्वीरें थी। साथ ही एक लेटर लिखा हुआ था, मेरी प्यारी बच्ची, आशा है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ खनक मेरी बच्ची। मैं तुम्हारा अभागा पिता हूँ, वो पिता जो अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी और इसलिए तुमको शांति से यहाँ भेज दिया था। लेकिन हमारे दुश्मनों ने तुम्हारी माँ और मुझे अलग करने की पूरी कोशिश की, हमारे घर को जला दिया। तुम तो बच गई, लेकिन तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ दोनों जलकर राख हो गए, लेकिन मैं बच गया। मैं सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें अरे प्यार में यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारा अभागा पिता सिराज मल्होत्रा, और इसी के साथ उनका नंबर था। लेटर को पूरा पढ़ने के बाद और कुछ मिनट के लिए वह फ्रीज हो गई। उसी वक्त अनंता जी वहां पर आई और खनक को देखते हुए बोली, खनक बेटा, अभी तुम अपने कमरे में नहीं गई, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन खनक के कानों में तो उनकी बातें अब पर ही नहीं जा रही थी। उसके कानों में बार बार अपने पिता के लेकिन शब्द गूंज रहे थे। खनक को खोया देखकर अनंता जी
उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, कनक बेटा। उनकी छुअन से वो जैसे नींद से जागी हो। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से लेटर को लिफाफे के अंदर डाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अनंता जी से बोली, जी माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर खनक बिना रुके अपना सामान लेकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। खनक कमरे के अंदर आई और जल्दी से दरवाजा बंद करके वह बेड पर के पास गई। उसके सारे सामान को बेड पर रखा और एक बार फिर से लिफाफा खोलकर उस लेटर को पढ़ने लगी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मल्होत्रा मैनेजर सिराज सामने वाले सोफा पर बैठे हुए शराब का गिलास पकड़े उसमें से शराब पी रहे थे। विक्रम ने शराब का गिलास एक ही बार में अपने गले में गटक लिया और सिराज को बोला, अब तक तो उस लड़के ने खनक तक उस आपका लिफाफा पहुंचा दिया होगा। तभी वहां पर नकुल आया। नकुल सोफे पर बैठकर शराब का गिलास उठाते हुए बोला, आप लोगों का काम हो गया, कुछ ही देर में उसकी कॉल आती होगी, बोलकर शराब पीने लगा। सिराज कुछ सोचते हुए गुस्से से बोला, जितना आसान तुम लोगों को लग रहा है उतना आसान है नहीं। वो इतनी आसानी से हमें जीतने नहीं देगा। लेकिन हम लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। एक बार बस वो लड़की हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम बताएंगे कि जीत क्या होती है। खनक लेटर को देखकर अपना फ़ोन निकालकर उसमें नंबर डायल करने लगी। तभी उसे अश्वत्थ की कई बातें याद आ गई। डॉल, मैं तुम्हें फ़ोन दे रहा हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नज़रें 24 घंटे तुम पर हैं। गलती से भी मेरी छूट का फ़ायदा मत उठाना। खनक ने जल्दी से नंबर मिटा दिया और खुद से बोली, अगर उन्हें पता चल गया तो कुछ सोचते हुए, नहीं, मैं बात करके नंबर डिलीट कर दूंगी तो एजी ओजी को पता ही नहीं चलेगा। इतना बोलकर खनक ने डरते हुए कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कुछ ही मिनट में कॉल पिकअप हो गया और एक आवाज़ आई, मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी। खनक अपने बहते आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? वो लिफाफा आपने भेजा था। दूसरी तरफ से सिराज नौटंकी करते हुए बोला, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? और होना भी चाहिए। तुम्हारा बाप इसी के काबिल है। ना वो तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ और ना तुम्हारे भाई को बचा पाया। मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को मार भी नहीं पाया। बस एक बार मैं अपनी बच्ची का चेहरा देख लूँ तो शांति से मर भी जाऊंगा। सिराज की बातें सुनकर खनक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। वह रोते हुए बोली, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप कहाँ हैं? मुझे बताइए, मैं आपसे मिलने आऊँगी। सिराज मुस्कुराते हुए बोला, कल पार्टी है, मैं तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा। मेरी बच्ची, जल्दी आना, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार करेगा। इतना कहकर सिराज ने कॉल कट कर दिया और शातिर तरीके से मुस्कुराने लगा। खनक ने फ़ोन को कान से हटाया और जल्दी से नंबर डिलीट करने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके नंबर डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अश्वत्थ ने उसकी और सिराज की सारी बातें सुन ली थी। अपने कैबिन में अश्वत्थ चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, डॉल, आज तुमने होशियारी दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अब मैं 10 कदम तुम्हें पीछे खींचूंगा। अपने बाप से मिलना चाहती हो ना? जरूर मिलोगी, लेकिन और ए एस तुझे तुम्हें मिलाएगा। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए थे। रात का वक्त है। शेखावत महल में खनक खाना खाकर बेड पर लेटी हुई यही सोच रही थी कि वो कल पार्टी में कैसे जाएगी। अगर वह छुप कर भी जाना चाहेगी तब भी जा नहीं पाएगी, और अगर वह परमिशन मांगेगी उसे कभी भी उसका पति परमिशन नहीं देगा। खनक यही सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अश्वत्थ कमरे के अंदर आया। उसकी नज़र बेड पर लेटी खनक पर गई, जो सो नहीं रही थी, लेकिन फिर से उसने उसे पर ध्यान नहीं दिया और यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से मैं कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया ताकि खनक का ध्यान उस पर जाए, लेकिन खनक ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। अश्वत्थ ने गुस्से से लैपटॉप बैग को सोफे पर पटक दिया और अपने कोट को बटन खोलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अश्वत्थ ने कोट उतारकर बेड पर फेंक दिया और बेड के पास जाकर खनक को गुस्से से देखते हुए तेज आवाज में बोला, डॉल। खनक उसकी तेज आवाज सुनकर अपने होश में आई और अपने ऊपर झुका हुआ देखकर शॉक्ड हो गई। अश्वत्थ गुस्से से उसके दोनों तरफ अपने हाथों को ढककर उसकी तरफ आंखों में देखते हुए दांत पीसकर बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खनक शक पकाते हुए बोली, कहीं नहीं, वो तो एजी ओजी मैं
अश्वत्थ को उसकी बातें सुनकर तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और सीधा खड़ा होकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, गेट अप एंड टेक ऑफ माई क्लोथ्स। अश्वत्थ की बातें सुनकर खनक का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह शर्माते हुए बोली, लेकिन अश्वत्थ का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था। उसने उसकी कलाई को जबरदस्ती पकड़ कर खड़ा किया और दांत पीसते हुए बोला, बातें बार बार दोहराने की मेरी आदत नहीं है, इसीलिए जो कहा है वो करो। आसुस का गुस्सा देखकर खनक ने मुंह बना लिया। खनक उसके पास आई और कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी अश्वत्थ ने उसकी दोनों कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और उसका चेहरा देखते हुए सर्द आवाज में पूछा, डॉल, आज किसी को कॉल की थी? किसी अनजान को? उसके ऐसे पूछने पर बेचारी कनक के चेहरे का रंग उड़ गया और वह हकलाते हुए बोली, नहीं एजी ओजी, मैंने तो किसी को नहीं किया। बोलते हुए उसके माथे पर पसीना झलक आया था। आसपास उसके माथे का पसीना साफ करते हुए सर्द आवाज में बोली, डॉल, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों झलक आया? खनक जल्दी से अपने माथे का पसीना साफ करते हुए बोली, एजी ओजी, कुछ नहीं, वो तो मैं हिम्मत करती हूँ, मुझे आपसे वो उसकी बात पूरी हो पाती। अश्वत्थ उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, डॉल, ये सब छोड़ो, कल शाम के लिए रेडी रहना, हमें एक पार्टी में जाना है। कनक का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके माथे पर किस करते हुए, रात हो गई है, चलो सो जाओ, इतना बोलकर अश्वत्थ बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद खनक खुद से बोली, अब मैं पापा से कैसे मिलूंगी? मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं कल नहीं आऊंगी, लेकिन कैसे? कुछ सोचते हुए, जब तक एजी ओजी बाथरूम में है तब तक मैं उन्हें कॉल करके बता देती हूँ। इतना बोलकर कनक ने अपना फ़ोन लिया। जैसे ही नंबर डायल करने को चली कि तभी किसी ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और खनक ने सामने देखा तो उसके सामने अश्वत्थ खड़ा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। खनक घबराते बोली, आप तो अर्जुन। अश्वत्थ उसके फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन को बोला, डॉल, इतनी रात को किसे कॉल लगाने की चाह रही थी? कनक जल्दी से बोली, वो मैं नैना को उसकी याद आ रही थी ना, इसीलिए, लेकिन अब सुबह कर लूँगी। इतना कहकर वह बेड पर जाकर लेट गई। अश्वत्थ को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी डॉल उससे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अश्वत्थ ने उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट कर उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए वार्निंग देने के अंदाज में बोला, डॉल, अगर मुझे कभी भी पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसकी वार्निंग सुनकर खनक की रीढ़ की हड्डी सिहर गई, लेकिन अगले ही पल वह जबरदस्ती मुस्कुराते बोली, एजी ओजी, मैं आपसे झूठ नहीं, आप ऐसा सोचना भी मत। अश्वत्थ उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए सख्ती से बोला, डॉल, मुझे मजबूर भी मत करना। इतना कहकर वो अपनी आँख उसकी आँखों में बंद कर लेता है, लेकिन खनक उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो अश्वत्थ का चेहरा देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, अगर एजी ओजी को सच में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे और शिवजी भी अपनी सबसे बड़ी भक्त को बचा नहीं पाएंगे। क्या करूं? एजी ओजी को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो अगर मुझे पापा से मिलने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं नहीं, एजी ओजी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। और जब तक मैं पता चलने नहीं दूँगी, उन्हें पता चलेगा कैसे? उन्हें क्या कोई भूत बताएगा? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऊपर देखते शिव जी भी तो मेरे साथ हैं, तो मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। सोचते सोचते ही उसे पता नहीं चला कि वह कब सो गई। उसके सोने के बाद अश्वत्थ ने अपनी आंखें खोली और उसका फ़ोन साइड टेबल से उठाकर वहीं रखे जग के पानी में डाल दिया और अपने कमरे की लाइट ऑफ करके वापस से सो गया। अपना अगला दिन खनक पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप, खुले बाल, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी अश्वत्थ क्लोजर रूम से बाहर निकला। उसने वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर से ब्लैक कलर का कोट डाल रखा था। उसके बटन खुले हुए थे, पैरों में ब्लैक कलर के जूते, एक हाथ में घड़ी, ईयर, आँखों में ब्लैक कलर के सनग्लासेस। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला हुआ था, जिसमें वो भी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अश्वत्थ की नज़रें खनक के चेहरे पर थम जाती हैं। वो ब्लैक साड़ी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अश्वत्थ उसके करीब
आकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी डॉल आज बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर गुस्से में, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना वरना मेरा गुस्सा तुम जानती हो। जहाँ उस अपनी तारीफ सुनकर खनक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं उसकी धमकी सुनकर वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ जो सब कुछ उल्टा सीधा करूँगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। अश्वथ उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अच्छे से पता है कि मेरी डॉल कितनी बड़ी हो गई है। बोलकर वह खनक को ऊपर से नीचे देखने लगा। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि वह अपनी डॉल को कहीं लेकर जाए, लेकिन अगले ही पल अश्वथ ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटका और कनक का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगा। एक ब्लैक कलर की गाड़ी एक शानदार विला के सामने रुकी। गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खुला और अश्वथ बाहर आया। उसने अपना हाथ गाड़ी में बैठी कनक के सामने किया। कनक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन पता नहीं पर क्यों उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। वहीं अस्वस्थ के चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। वो दोनों मिला के अंदर आए जहाँ भीड़ थी। अश्वथ को हमेशा से ही भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज वो इस भीड़ में आया था और अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी को साथ लेकर। वो दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ही सेकंड में उसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सामने खड़ा सिराज मल्होत्रा और विक्रम यहाँ देख कर दांत पीस रहे थे। उन्होंने खनक को अकेले बुलाया था, फिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ कैसे आया? खनक हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ गई, जिसे देखकर वह हैरान हो गई, और वह था विक्रम। खनक हैरानी से विक्रम को देखते हुए मन में बोली, ये तो, लेकिन ये यहाँ हैं शिव जी, आखिर आप मेरे साथ करना क्या चाहते हैं? पहले ही यहाँ आकर इतनी घबराहट हो रही है, और ऊपर से ये आदमी, अगर इसने मेरे साथ एजी ओजी को देख लिया और उन्हें बता दिया कि मेरी शादी बचपन में इस कद्दू के साथ तय हो गई थी, तो बता नहीं क्या करेगा। पहले ही उनसे झूठ बोलकर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। शिव जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, प्लीज़ कोई गड़बड़ मत होने देना। इतना बोलकर खनक अश्वस्त का हाथ पकड़ते हुए बोली, एजी ओजी, मुझे इस बिना रंग की पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अश्वस्त तिरछी मुस्कुराहट को लाते हुए बोला, डॉल वेट करो, मजा आएगा। इतना कहकर उसने खनक की कमर को पकड़ा और सिराज के पास जाने लगा। खनक जैसे जैसे सिराज की तरफ बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं विक्रम अश्वत्थ के सामने अपना मुंह ना खोल दे। अश्वत्थ खनक को सिराज के पास लेकर आया। सिराज जो गुस्से से अश्वत्थ को देख रहा था, उसने अचानक से अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और मुस्कुराते हुए खनक से बोला, खनक तुम आ गई? लेकिन ये कौन है? खनक को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि सामने वाला आदमी आखिर क्या कह रहा है और उसे उसका नाम कैसे पता। खनक कन्फ्यूजन से सिराज को देखे जा रही थी। अश्वथ डेविल स्माइल करते हुए सिराज से बोला, मैं खनक का पति हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। सिराज ने मुस्कुराते हुए खनक की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। खनक ने भी मुस्कुराते हुए उससे अपना हाथ मिला लिया। यह देखकर अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसने गुस्से से खनक की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे खनक को दर्द का एहसास हुआ। उसने हैरानी से अश्वथ को देखा और सिराज के हाथ को अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से पूछा, आपके बिना आपके बिना नाम कैसे पता है? आपको मेरा नाम कैसे पता है? सिराज मुस्कुराते हुए बोले, एक बाप को अपनी बेटी का नाम कैसे नहीं पता होगा? पहचाना नहीं? खनक हैरानी से सिराज को देखे जा रही थी और उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे, एक बाप को अपनी बेटी का नाम कैसे नहीं पता होगा? पहचाना नहीं? खनक पूरी तरह बात समझ पाती इससे पहले अस्वस्थ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोला, डॉल अब हमें चलना चाहिए। खनक सिराज से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पास रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए अश्वथ से पूछा, क्या हम थोड़ी देर के लिए और नहीं रुक सकते? उसकी बातें सुनकर अश्वथ का चेहरा सर्द हो गया। वो उसे कमर कमर से पकड़कर उसकी आंखों में दांत पीसते हुए बोला, क्यों? आखिर कौन है तुम्हारा यहाँ? खनक ने कुछ बोलने की हिम्मत की, लेकिन अश्वथ उसे बोलने का एक भी मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। सिराज गुस्से से अश्वथ को जाते हुए देखकर दांत पीसकर बोला, इतना अच्छा मौका था, लेकिन इसकी वजह से ये चूजा कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। बोलते हुए उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था।
शेखावत मैंशन। अश्वत्थ की गाड़ी मैंशन के सामने रुकी। अश्वत्थ गुस्से से गाड़ी से उतरकर दूसरी साइड आकर गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। अश्वत्थ ने गुस्से से कनक का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर उतारा और गुस्से से उसे खींच करते हुए मैंशन के अंदर ले जाने लगा। डाइनिंग एरिया में सभी लोग बैठे रात का डिनर कर रहे थे। तभी उन तीनों के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। तीनों ने पलट कर देखा तो अश्वत्थ गुस्से से खनक को खींचते हुए ले जा रहा था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वहीं खनक का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अंशुमन डरते हुए अनिरुद्ध से बोला, डैड, भाई कहीं भाभी को गुस्से में हर्ट न कर दे, मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है। अनंता जी कुछ बोल सोचते हुए बोली, एक खनक ही है जो आश्वस्त के गुस्से को कंट्रोल कर सकती, और अगर हम में से किसी ने भी उन दोनों के बीच में बोलने की कोशिश की तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अश्वत्थ गुस्से से खनक के खींचते हुए कमरे में लेकर आया और बेड पर फेंक कर उसे चिल्लाते हुए बोला, डॉल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन से हाथ मिलाने की। खनक खुद को संभाल कर उसको देखते हुए आंखों से बोली, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्हें मेरा नाम कैसे पता, मुझे नहीं समझ आ रहा है। उन्हें देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, ऐसा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अश्वत्थ उसकी आंखों में आंसू को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते बोला, बाप था तुम्हारा। अश्वत्थ की बात सुनकर खनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अश्वत्थ आंख आगे गुस्से से बोला, डॉल, पहले जब तुम इस मैंसन में रहती थी, याद है तुम्हें, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर गया था, लेकिन रास्ते में ही मेरी फ्लाइट क्रैश हो गई, लेकिन मैं बच गया। इससे वो सिराज मल्होत्रा बौखला गया और उसने अपने आदमियों को भेजा मुझे हॉस्पिटल में मारने के लिए, और एक हद तक वह कामयाब हो गया था, लेकिन जीत हमेशा एएसएस की होती है। मैं बच गया, उसे लगा कि मैं मर गया, इसीलिए उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। फ्लैशबैक, इंडिया से जो न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट जा रही थी वो बीच रास्ते में क्रैश हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, और जो लोग बच गए थे उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। उनमें से एक अश्वत्थ भी था। अश्वत्थ अपने वार्ड में लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी। इस वक्त तो वार्ड में बेड पर अकेला लेटा हुआ था, क्योंकि उसे हमेशा ही अकेले रहने की आदत थी। तभी उसके वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और दो आदमी वार्ड के अंदर आते हैं। अश्वत्थ को बेहोश देखकर पहला आदमी खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर कहता है, आज एएस का खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। इतना कहकर वो बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी अश्वत्थ ने उसके पेट पर जोर से लात मारी, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। दूसरा आदमी अश्वत्थ पर अटैक करने चला, लेकिन अश्वत्थ ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। देखते ही देखते तीनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो गई थी। अश्वत्थ अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। दोनों गुंडों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी एक गुंडा बंदूक उठाकर उसे गोली मार कर वहाँ से भाग गया। उसे भागता देखकर दूसरा गुंडा भी उसे छोड़कर वार्ड से बाहर भाग गया। उसी वक्त उसके बॉडीगार्ड अंदर आ गया। बॉडीगार्ड ने जल्दी से अश्वत्थ को संभाला और डॉक्टर को बुलाया। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। फ्लैशबैक एंड जैसे जैसे वह सच्चाई सुनती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके कदम अपनी जगह पर लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों में जान ही नहीं बची। अश्वत्थ आगे गुस्से से खनक को देखते हुए बोला, डॉल, मैंने तुम्हें सिराज मल्होत्रा से बचाने के लिए तुमसे शादी की थी, और याद है उसी वक्त मैंने कुछ लोगों पर चलाई थी। जानती हो कौन थे? तुम्हारे बाप के भेजे हुए आदमी, जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। खनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। एक उसका एक तरफ उसका पति था, जो तो दूसरी तरफ उसके ही पिता थे, जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन उसे इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसके ही पति की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं था कि खनक को अपने पति पर भरोसा नहीं था। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस माहौल में कैसे खुद को संभाले। अचानक ही उसे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे ही वो इस माहौल में सांस नहीं ले पाएगी। अचानक ही वह बेड से उठकर खड़ी हुई। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, वो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसे अपनी बाहों में
थाम लिया। कुछ देर बाद खनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह बेड पर थी और उसके सामने एक फैमिली डॉक्टर बैठी हुई थी, उसका चेकअप कर रही थी। डॉक्टर खनक का चेकअप करने के बाद डरते हुए अस्वस्थ से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शेखावत, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये कुछ मेडिसिन हैं, इन्हें टाइम पर देते रहिएगा, बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर खनक तो सदमे में चली गई थी। वो तो खुद ही बच्ची थी, अब एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। वहीं असद के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। डॉक्टर साहिबा नीचे आई। अनंता ने परेशान होते हुए पूछा, मेरी बहू खनक कैसी है? कोई घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, जी कोई कोई घबराने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर अनंता, अनिरुद्ध, अंशुमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां पर एक जानी मानी आवाज़ गूंजी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। तीनों लोगों ने उस आवाज़ को सुनकर चौंक कर सामने देखा तो तीनों की आंखें बड़ी हो गईं। तो आखिर क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं इस स्टोरी में, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।